नमस्ते नॉर्वे गाइज, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले हम लोगों ने आपसे पूछा था कम्युनिटी टैब पे कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस है नॉर्वे से रिलेटेड, वहाँ पे स्टडीज से या जॉब से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ हमसे पूछिए और हम आपका आंसर देंगे। तो कुछ के आंसर्स तो मैंने कम्युनिटी टैब पे ही दे दिए हैं और कुछ जो क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। बट अगर आपके क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया तो प्लीज़ डोंट बी सैड, क्योंकि हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि हम हर मंथ एक क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो सीरीज करेंगे एंड विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक, क्योंकि क्या पता आपके क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाए। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का राउंड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट किया है वो है श्रेयासी घोष जी का, और वो पूछती है हमसे कि इज़ देयर एनी काइंड ऑफ प्लेसमेंट सिस्टम इन नॉर्वे लाइक वी हैव इट इन इंडिया। तो मैं पहले तो आपको इसका आंसर दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने कई बार आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि ये जो प्लेसमेंट का सिस्टम है कॉलेजेस में, राइट, ये सिर्फ इंडिया में है या फिर कुछ नामी ग्रामी या फिर वेरी फेमस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, जैसे कि हार्वर्ड, MIT, जहाँ पे कि आपकी प्लेसमेंट्स होती है। तो नॉर्वे में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है दोस्तों। बट जनरली क्या होता है, यहाँ पे अलग प्रोसीजर्स होते हैं। अब अलग प्रोसीजर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जॉब मिलना जो है नॉर्वे में किसी भी कोर्स के बाद, अगर आप मास्टर्स करते हैं, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं, आज मैं इसे अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो क्या डिपेंड करता है कि आपके ग्रेड्स कैसे हैं मास्टर्स में। अगर आपके, क्योंकि नॉर्वे में फॉलो होता है ग्रेडिंग सिस्टम ABC, तो अगर आपके B से ऊपर है सारे ग्रेड्स तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। आपको एकेडमिकली बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट, क्योंकि वहाँ ट्रांसक्रिप्ट्स पे जो है बहुत ही महत्व दिया जाता है। अब सेकेंड थिंग क्या होता है कि हाँ, जॉब फेयर्स लगते हैं हर साल एक यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज कम। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपना CV लेके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और साथ ही साथ ट्राई टू स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन। मैं कई बार बोलता हूँ कि बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब देखिए, आपको जॉब ढूंढनी है तो इसलिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपके मुंह में निवाला नहीं देगा कि हाँ जी ये जॉब है, आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो आपको प्रोएक्टिव रहना है। समर जॉब्स है एक ऐसा माध्यम जिसके कारण आपको एक गेटवे मिलता है कंपनी में एंटर करने का। तो समर जॉब जो है वो हर कंपनी में जनरली निकलती है। तो आप वेबसाइट पे चेक कीजिए, देखिए fin.no है जहाँ पे समर जॉब्स होगी, या फिर जो आपकी फील्ड की नामी ग्रामी कंपनीज है, आप देखिए कि उनकी समर जॉब्स कब है। समर जॉब जो है वो है एक पेड जॉब। ठीक है, दूसरी बात आती है मास्टर थीसिस। अब मास्टर थीसिस जब आपने समर जॉब की है किसी कंपनी में, तो आप क्या करते हो, वहाँ की स्टाफ के साथ, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं या वहाँ के जो मैनेजर्स हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो। आप इंटरेक्ट करते हो तो आप ये बोलते हो कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है जो कि आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं अपनी मास्टर थीसिस के लिए एक अच्छा टॉपिक ढूंढ रहा हूँ। तो फिर आप उसी कंपनी के साथ मास्टर थीसिस के साथ जुड़ जाते हो। तो अब इस दौरान क्या होता है कि समर जॉब होती है जल्दी 2 से 3 मंथ्स और मास्टर थीसिस होती है 6 मंथ्स की। तो आप एटलीस्ट 9 मंथ एक कंपनी में रहते हो और आपका जो है वो बिहेवियर देख के कि हाँ इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट और ही वुड बी अ वेरी गुड एसेट फॉर आ कंपनी, वो आपको एक जॉब ऑफर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना है। तो हालांकि डायरेक्ट कंपनीज नहीं आती, बट हाँ एक इनडायरेक्ट माध्यम है। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है नेटवर्किंग का। अपना नेटवर्क बढ़ाइए, लिंक्डइन पे जाके अपना नेटवर्क बढ़ाइए, जितने भी कोई कंपनी की प्रेजेंटेशन होती है उनमें जाइए और अपने आप को प्रोजेक्ट कीजिए कि हाँ मेरे पास ये स्किल सेट है। अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है तो आप प्रायर एक्सपीरियंस भी अपना बता सकते हैं कि मेरा प्रायर एक्सपीरियंस ये है। तो आपको ये कुछ ऐसे स्टेप्स करने पड़ेंगे घोष जी, जो कि मैंने बताया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्मिक मौर्य का। In your My Life Story video, you told that you got full-time job while doing masters. You applied for that job on fin.no. Yes, dear friend. So my question is, how did you get a full-time job while doing masters? Because students can work only 20 hours per week, right? Yes, right. इस क्वेश्चन का मैं अच्छे से आंसर दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये तो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है कि अरविंद जी को कैसे मिल गई जॉब अगर वो स्टूडेंट थे। तो ये दोस्तों मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ मैंने क्या करा था, अपने फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे fin.no पे अपना CV डाला और मेरे को लिंक्डइन के थ्रू कॉल आई। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 5 साल का एक्सपीरियंस था और इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि एक्सपीरियंस के बाद नॉर्वे जाओ, ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे बड़ी बात तो देखो ये थी कि 2013 में जॉब मार्केट बहुत अच्छी थी
ठीक है, ऑयल प्राइसेस जो थे आज तक के हाईएस्ट लेवल पे थे। तो उस टाइम देयर वाज डर्थ ऑफ इंजीनियर्स, खासकर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स, राइट। तो इसीलिए जो थी मुझे fin.no पे से जो थी जॉब ऑफर मिली। सेकेंड बात ये थी कि देखिए मैं गया था स्टूडेंट परमिट पे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज अ स्टूडेंट परमिट, वन इज अ वर्क परमिट। So I went from India to Norway on student permit, and on student permit you are allowed to work 20 hours per week. बट हुआ क्या, जब मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट परमिट पे था, मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर किया, मेरे को जॉब ऑफर मिला। जब मेरे को जॉब ऑफर मिला, मैंने जो अपना जॉब ऑफर था वो मैंने यूडीआई को दिया। यूडीआई ने फिर क्या करा, मुझे वर्क परमिट दिया। अब क्या हुआ, मेरा स्टूडेंट परमिट हट गया और मेरे पास वर्क परमिट आ गया। अब सिंस मेरे पास वर्क परमिट आ गया, सो आई वाज अलाउड टू वर्क फुल टाइम। और जब आपके पास वर्क परमिट होता है तो उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि यू कांट स्टडी ऑन दैट वर्क परमिट। मिस्टर विवेक तिवारी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रियली लुक अमेजिंग अरविंद। भाई किसकी तरह लगता हूँ ये भी बता दो। Okay, jokes apart, and my question to you is, are people of Norway interested in yoga and meditation? So, Mr. Vivek Tiwari, they are very much interested in yoga and meditation, and I will tell you this thing कि मेरा जो खुद का इंटरेस्ट था, मैंने जो योगा और मेडिटेशन स्टार्ट करा है वो मैंने नॉर्वे जाकर ही करा है। तो नॉर्वे में जो है आपको बहुत से योगा स्टूडियोज मिलेंगे, और खासकर जितने भी जिम्स है, बड़ी बड़ी जो वहाँ की चेन्स है, जैसे कि एलेक्सा होगी, सैट्स होगी, सभी में जो है योगा की क्लासेस अलग से होती है। तो हाँ, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड and they do it very sincerely, I must say that. Question is of सुशांत नंदा वाडेकर। ठीक है, मुझे लगता है आप बॉम्बे या महाराष्ट्र से है, that's my guess. So what kind of part-time jobs are available for students in Norway while studying? ये मैंने पहले आंसर कर दिया है पार्ट टाइम का, और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पार्ट टाइम पे, ये मेरा वादा है, ठीक है। बट अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, एंड ऑल्सो कुड यू टेल अस मोर अबाउट द वेदर सीजन्स। तो दोस्तों वेदर सीजन तो नॉर्वे का जो है, देखिए जैसे इंडिया में होते हैं ना 4-5 सीजन डिफरेंट, वहाँ नॉर्वे में ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। खासकर क्या होता है कि अगर आप फॉर इंस्टेंस स्टेवेंगर है, स्टेवेंगर में जनरली जो है 260 दिन मैं कहूँगा बारिश होती रहती है, 260 डेज। बर्गन है सेम, बारिश ज़्यादा होती है, विंटर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट अब हम मूव करते हैं ओस्लो की तरफ। ओस्लो में समर्स, आजकल आप जाइए और किसी भी वेदर साइट पे जाके, yr.no एक वेबसाइट है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो नॉर्वेजियन ही है और विच इज़ वेरी एक्यूरेट। आप इस पे जाइए और आपको वेदर अभी दिख जाएगा। ओस्लो एक ऐसी सिटी है जहाँ पे कि आपको 4 सीजन्स मिलेंगे, जैसे स्प्रिंग, ऑटम, समर्स एंड विंटर्स। समर्स है वो वहाँ पे चलती है जी मई, जून, जुलाई या अगस्त तक अच्छा वेदर रहता है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो। बट हाँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो है 4 महीने दे आर स्नोफॉल होती है, ठंड बहुत होती है, बट एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज एवरीथिंग इज इंसुलेटेड, और आपको जो है वेदर की आदत हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सिद्धार्थ खीरिया। गुड मॉर्निंग सर, हाउ डू यू डू? आई एम वेरी गुड. How about you? How is the pilot job market in Norway? How much pilot earns there? Which tax slabs is for pilot? सिद्धार्थ जी देखिए, मेरे को इसका इतना आइडिया नहीं है कि पायलट जॉब मार्केट वहाँ कैसी है, ठीक है, बट इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मैं नॉर्वे जाऊँगा आई ट्राई टू फाइंड समवन जो कि वहाँ पे इस फील्ड में है। मेरे एक जो मित्र हैं वो एक एयरलाइंस है, नॉर्वेजियन एयरलाइंस, उसमें है, बट ही इज़ नॉट द पायलट ओवर देयर। बट हाँ, मैं उनसे भी कोशिश करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन देने की, ठीक है। हाउ मच पायलट अर्न्स? आई थिंक जो अर्निंग्स है दैट वुड अगेन बी ऑन द हाई एंड, जितने की तो मेरा गेस होगा अराउंड 6 लाख नॉर्वेजियन नॉक से ज्यादा। टैक्स स्लैब, इट डजंट मैटर आपको प्रोफेशन क्या है, टैक्स स्लैब इज डिपेंडेंट अपॉन आप कितना अर्न कर रहे हो। तो टैक्स स्लैब पे भी मैंने एक वीडियो बनाना है और मैं उसमें आपको बताऊंगा। बट जनरली अगर आप 6 लाख नॉर्वेजियन क्रोन्स पर ईयर कमा रहे हो तो यू जनरली फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ 33 या 36% ऑफ द टैक्स। दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वम विजय का। ही सेज, नमस्ते अरविंद सर। नमस्ते विश्वम जी। आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्किंग इन अदानी पावर फॉर द लास्ट 2 years. I want to do MS in electrical power engineering in Norway. How is the demand of power sector in Norway? Can I get a job in Norway related to my field? So विश्वम जी देखिए, I think it is a very good decision if you want to pursue MS in electrical power engineering in Norway. और जो जॉब मार्केट है, जैसे कि मेरा जो एक वीडियो था हाई डिमांड स्किल्स वाला, तो अनफॉर्चुनेटली पावर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स उसमें नहीं है। तो अभी जो ट्रेंड है, देखिए मैं ट्रेंड आपको बताता हूँ, ट्रेंड जो है IT, CSE, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी तरफ जा रहा है। और कोविड सिचुएशन के बाद तो इसकी और भी डिमांड होने वाली है, क्योंकि अब जो हमारा जो पूरी दुनिया है, दे वांट एवरीथिंग टू बी डिजिटलाइज। तो दैट इज नंबर 1। इवन ऑयल एंड गैस जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, ट्रेंड। तो अगर मैं वही
इसी कोरोलरी को आपके पावर इंजीनियरिंग पे लगाऊं तो मेरा ये खुद का मानना है कि इट इज़ नॉट इन वेरी हाई डिमांड। तो बट हाँ, आप सिर्फ मेरे वर्ड्स पे मत जाइए, यू शुड डू योर ओन रिसर्च। आप देखिए कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहाँ के एल्यूमिनाई से पूछो उनकी जॉब्स लगी या नहीं लगी, और मैं भी पता करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे को बताइए, मोस्ट प्रोबेबली यू आर टारगेटिंग यूएसएन, राइट, बिकॉज वहाँ पे ये कोर्स है। और साथ ही साथ कि जॉब मिलने के चांसेस क्या है, जैसे कि मैंने इसी वीडियो में फर्स्ट उसमें बताया था कि जॉब मिलना जो है ये अगेन इट डिपेंड्स अपॉन ईच पर्सन, तो कोई गुरु मंत्र नहीं है इसमें, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन है सत्या गुला जी का। तो ही आस्क्स, इज इट मैंडेटरी टू लर्न नॉर्वेजियन फॉर पार्ट टाइम जॉब्स? सो देखिए, पार्ट टाइम जॉब जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट आपको जस्ट बता देता हूँ। पार्ट टाइम जॉब होती है दो प्रकार की, एक होती है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड में भी कैसे आता है कि अगर आपने वेटर का काम करना है, ठीक है, जहाँ पे आपके साथ पब्लिक डीलिंग है, बट आपने वहाँ ज़्यादा बोलचाल नहीं करनी है, आपको क्या है, नॉर्वेजियन आने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, आपको ये जॉब्स मिल जाती है, खासकर वेटर की या कोई क्लीनिंग टाइप की जॉब अगर आपको करनी है। बट अनस्किल्ड जॉब में ही आती है एक, जहाँ पे आपके एक कस्टमर के साथ आपको बातचीत करनी है, जैसे कि कई ग्रोसरी शॉप्स हो गई, कई बुटीक्स हो गए, यहाँ पे नॉर्वेजियन आना मस्ट है। आई वुड से मोस्ट ऑफ जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो आपको तभी लेंगे इफ़ यू नो वेरी गुड नॉर्वेजियन। और ये एक लॉजिकल सी बात भी है, क्योंकि जो वहाँ के नॉर्वेजियंस है दे विल ऑलवेज स्टार्ट देयर कन्वर्सेशन इन नॉर्वेजियन, राइट। सो दे एज्यूम कि जो उनकी दुकानों में लोग काम कर रहे हैं दे शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड इन द सेम वे। आती है स्किल्ड, अगर आपको स्किल्ड पार्ट टाइम जॉब्स चाहिए। अब स्किल्ड पार्ट टाइम जॉब्स क्या है, या तो हो आप फॉर इंस्टेंस IT इंजीनियर, राइट, और आपका एक पर्टिकुलर कोर्स सेट है, फॉर इंस्टेंस आप सैप डेवलपर हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो इन केसेस में भी क्या होता है, इतनी नॉर्वेजियन आने की आवश्यकता नहीं होती है। बट ये जो है पार्ट टाइम जॉब्स स्किल्ड वर्कर में मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों, व्हेन यू आर अ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निखिल मार्शियन का। हाउ टू एक्सटेंड वीजा इन नॉर्वे सर, वेयर वी हैव टू गो, हाउ मच इज इट? सो डियर निखिल, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वीज़ा से रिलेटेड क्वेरीज जो है आपको सारे आंसर्स जो हैं ये www.udi.no पे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस वेबसाइट में जो भी लिखा है यू हैव टू फॉलो दैट, क्योंकि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो udi.no पे ही है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप मेरे वर्ड्स मत लीजिए, क्योंकि हर 2 या 3 महीने इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होती रहती है। तो आप शेख फैजल, व्हाई डू यू लुक लाइक बर्लिन फ्रॉम द मनी हाइस्ट? डू आई? Okay, jokes aside, did you take permanent residency there in Norway? Yes, dear Sheikh, I am a permanent resident of Norway. That's the answer. मेरे को 2 साल पहले मिल चुकी थी वहाँ की permanent residency actually. So yeah, but thanks for your compliment, buddy. Dr. Richa Singh, which English certification is easier and lasts longer? तो रिचा जी, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट। मैंने आइल्स दिया था, बट मैंने कई लोगों से सुना है कि जो टोफिल है कंप्यूटर बेस्ड, दैट इज द इजीएस्ट। और वैलिडिटी तो आई थिंक सबकी 2 साल ही रहती है, बट आपको जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो अगर आप आई थिंक गूगल करें उस पर आपको मिल जाएगी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। बट मैंने आइल्स इसलिए दिया क्योंकि जो सेंटर था दैट वाज वेरी मच नियर, और मेरे साथ के दोस्त भी आइल्स दे रहे थे। दैट्स द आंसर होपफुली। ब्यूटीफुल नेचर एंड रोमांटिक सॉन्ग पूछते हैं, नॉर्वे में ज़मीन का क्या रेट है, विलेज और सिटी दोनों में? इंडिया से ही वहाँ पे ज़मीन खरीदी जा सकती है क्या? भाई साहब, मेरे को 8 साल हो गए मैं अभी तक ज़मीन नहीं खरीद पाया। तो रेट्स जो है, देखिए मैं बता दूं, ज़मीन के रेट जो है ना घर के रेट से कम होते हैं। तो कई लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि हाँ खुद ज़मीन लेंगे और उसके ऊपर घर बनाएंगे, बट दिस इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस, राइट। और सिटीज़ में और विलेजेस में जो है बहुत डिफरेंस है। जैसे कि जो ओस्लो है वहाँ पे तो जो मेरा खुद का अंदाज़ा है 5 से 6 गुना ज़्यादा होंगी। मैं आपको घर का अंदाज़ा बता सकता हूँ, कि मैं आपको ज़मीन का नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए मैं ज़मीन का मेरे को इतना आइडिया नहीं है। बट घर जनरली होता है कि जो 60 मीटर स्क्वायर का, अगर आपने ओस्लो से 15 किलोमीटर दूर रहना है, जाके हम रहते हैं अभी, ठीक है, वहाँ पे आपको 60 मीटर स्क्वायर का जो घर है वो पड़ेगा 5 करोड़ का, 4 से 5 करोड़ INR। इतना बाहर जाओगे, अगर आप 40 किलोमीटर बाहर चले जाते हो ओस्लो से, वहाँ पे आपको जो है 3 से 4 करोड़ में मिल जाएगा 80 मीटर स्क्वायर के आसपास। ट्रेड ऑफ है कि आपको कितना डिस्टेंस दूर जाना है, कितनी आपकी क्षमता है पैसे खर्चने की। चिन्मय देश पांडे जी पूछते हैं, इज देयर एनी स्कोप फॉर एन इंडियन लॉयर इन नॉर्वे, और हाउ आई कैन एंटर नॉर्वेजियन लॉ सोसाइटी, हाउ मच ईयर इट टेक्स टू बी अ नॉर्वेजियन लॉयर, प्लीज रिप्लाई। सो चिन्मय जी, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि देखिए, लॉ मैं कईयों को जानता हूँ जिन्होंने जो अपनी BA LLB है वो इंडिया से की, फिर LLM जो है उन्होंने नॉर्वे से की। तो डेफिनेटली यू कैन कम, और यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको लॉ के कोर्सेज मिलेंगे LLM के। यू कैन गो देयर एंड स्टडी लॉ, और जैसे जैसे आप वहाँ पढ़ाई करेंगे आपके जो बाकी के आंसर्स है, राइट, वो आपको खुद ही मिल जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इफ यू आर लुकिंग टू बी अ लॉयर इन नॉर्वे, योर फर्स्ट स्टेप शुड बी अप्लाई फॉर मास्टर्स इन लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो। कुमार
जी पूछते हैं व्हाट इज योर वाइफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इज योर लव और अरेंज मैरिज। तो वाइफ जी आप कैमरे के पीछे हैं, आप खुद ही बता दीजिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बट आवाज नहीं आएगी। तो उन्होंने जो है वो बिलोंग करती है लॉयर फैमिली से, और वो उन्होंने की है BA LLB ऑनर्स। ऑनर्स लगाना बहुत जरूरी है वरना नाराज हो जाती है ठीक है। तो हमारी लव और अरेंज, हमारा मिक्सचर है लव और अरेंज का। हमारा लव हुआ फिर हमने अरेंज में कन्वर्ट कर दी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन विच इज द पेनल्टीमेट क्वेश्चन। टेक्नीशियन पूछते हैं आई हैव हर्ड दैट नॉर्वेजियंस आर नॉट फ्रेंडली एंड नियरली इम्पॉसिबल टू मेक फ्रेंड्स इफ यू आर नॉट इन देयर ग्रुप्स, इज दैट ट्रू? बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस व्हाट आई थिंक दैट नॉर्वेजियंस आर shy people and they prefer to live in their groups, right? But at the same time they are not rude. तो मुझे कभी I have never faced this racism from any Norwegian colleague or Norwegian citizen. It takes some time if you want to enter their groups, and that is if you learn Norwegian then definitely they will be welcoming, and then there is a possibility that they will be good friends to you as well. So I don't think so that they are not friendly. Last question है Krupa Charola ji ka, okay, and she asks which cities are better for someone who is coming from India. I am software developer looking for job opportunities there. Please guide me for some city where I should look for companies because I don't want to be in remote areas. Thank you. तो देखिए आप जो हैं अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं राइट, तो जो सॉफ्टवेयर या IT से रिलेटेड हब्स हैं वो है ओस्लो एक, तो फिर सेकंड नंबर पे स्टेवेंगर। तो अगर आपको जॉब्स ढूंढनी है तो आप जो है इन दो सिटीज़ को टारगेट कीजिए, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, केपजेमिनी, इनके सभी के ऑफिसेज आपको ओस्लो में तो डेफिनेटली मिलेंगे और साथ ही साथ स्टेवेंगर में भी मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे। तो टारगेट दीज कंपनीज एंड दीज आर नॉट एट ऑल रिमोट एरियाज, राइट। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इंडिया का रिमोट एरिया और नॉर्वे का रिमोट एरिया में बहुत फर्क है। यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया का अगर कोई रिमोट एरिया है तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, बट नॉर्वे में आपको गारंटी देता हूँ डेवलपमेंट इज सेम थ्रू आउट द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अ रिमोट एरिया और अ डेवलप्ड एरिया। इन टोटल हमने जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स दे दिए हैं। अगर आपका क्वेश्चन फिर भी रह चुका है तो फिर से कमेंट कीजिए, मैं अगले महीने फिर से एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज आई पर्सनली फील इस तरीके से जो है हम आपके क्वेरीज जो है वो ज़्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पता क्या होता है, जब मैं लिखता हूँ ना आपके कमेंट्स के आंसर, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मैं एक्सप्रेस बहुत कुछ करना चाहता हूँ बट वो लिखने में फिर कुछ कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट हाँ बोलने में it's much easier. So hopefully I have answered all of your queries. So that's it for today. So please like this video, share this video and do subscribe to our channel. And as always, namaste from Norway and be safe.